अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। तो इसकी थ्योरीज देखेंगे, इंटरेक्शंस देखेंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की स्कैटरिंग। तो मेन टॉपिक हमारे पास ये 4-5 ही बनेंगे इस चैप्टर के। तो सबसे पहले तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे ये दूसरी फोर्सेस से मुख्तलिफ होती है। तो ये हमारा आज का मेन मुद्दा होगा। तो शुरू करते हैं, न्यूक्लियर फोर्स क्या है। तो हम कहेंगे कि एक ऐसी फोर्स जो जिम्मेदार है न्यूक्लियन को पकड़े रखने में। अब न्यूक्लियन में हम जानते हैं प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। उनको न्यूक्लियस के अंदर बांधे रखने वाली जो फोर्स होती है ना, जो न्यूक्लियस को स्टेबल करती है, वो फोर्स कौन सी होती है? न्यूक्लियर फोर्स होती है। अब हम जानते हैं जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। और ये इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं कि 10 रेज पर -15 मीटर यानी फेम्टो के साइज के अंदर इनकी पैकिंग होती है। तो इंतहाई 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 एक दूसरे के करीब होते हैं। अब अगर ये बात है तो प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज है। कूलम लॉ कहता है कि अकॉर्डिंग फोर्स लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की। तो अब इतनी तो यानी आपके करीब करीब पॉजिटिव चार्ज पड़े हैं तो रिपल्शन भी तो आएगी ना, गालिब होगी रिपल्शन भी। इसके बावजूद एक उससे ज्यादा कोई फोर्स है जो उनको पकड़े रख रही है, यानी रिपल्शन पे गालिब आ रही है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो प्रोटॉन्स के बीच में है, ये न्यूक्लियस को खराब करना चाहेगी। तो इसका मतलब अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को सोचो तो न्यूक्लियस तो मुमकिन ही नहीं है। ठीक है। फिर जो दूसरी फोर्स है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास ग्रेविटेशनल लॉ कहता है दो मैसेज के बीच में जो फोर्स ऑफ आएगी ग्रेविटी। तो इसका मतलब प्रोटॉन के पास भी मैस है, न्यूट्रॉन का मतलब मैस है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वहां पे यानी एग्जिस्ट करेगी। मगर अब ये कह सकते हो चूंकि ये अट्रैक्शन बांध के रखने वाली है, उनको एक जगह रखने वाली है, तो ये स्टेबल करना चाहेगी उसको। मगर क्या हुआ कि जो कूलम फोर्स है वो बहुत ताकतवर है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिहाज से, तकरीबन 10 रेज पर 36 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर है। तो इसका मतलब रिपल्शन वाली फोर्स गालिब है। तो उनको एक जगह बांधे रखने के लिए हमें किसी दूसरी फोर्स की जरूरत होगी ताकि न्यूक्लियन न्यूक्लियस के अंदर ही रहे। वो फोर्सेस क्या कहलाती हैं? न्यूक्लियर फोर्सेस कहलाती हैं। ठीक होगी बात। और ये जाहिर सी बात है अट्रैक्टिव होंगी क्योंकि रिपल्शन पे ओवरकम आना है, और ताकि उनको एक ही जगह पे क्या रखा जा सके, बाइंड रखा जा सके। तो ये तो आपको मैंने एक आउटलाइन समझाई कि न्यूक्लियर फोर्स है क्या, कहां पे होगी। अब आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात अगर करना चाहें तो ये बहुत मुख्तलिफ होती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल के लिहाज से, यानी इसकी जो नेचर होगी, कम्प्लेक्स नेचर होती हैं। तो वो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उससे आपको समझ आ जाएगी कि कैसे कैसे क्या मामला हैं। सबसे बुनियादी खूबी तो इनकी ये है कि ये शॉर्ट रेंज होती हैं, यानी ये न्यूक्लियर फोर्स को बड़े लंबे फासले तक अमल नहीं करती, इंतहाई इंतहाई मामूली डिस्टेंस तक ये अमल करती हैं। और इसका मतलब सिर्फ उतने डिस्टेंस तक जहां तक न्यूक्लियन है। ठीक है। तो 2.2 10 रेज़ पर -15 मीटर तक ये मैक्सिमम हो जाती हैं। तो ये जो डिस्टेंस होता है ये रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स कहलाती है। ठीक है। और ये 2.2 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू जैसे मैं पहले बोल चुका हूं। और ये आपके पास 4.2 फर्मी पे जाके इंतहाई निग्लिजिबल यानी इसका इफेक्ट खत्म होना शुरू हो जाता है। तो आपके पास एक शॉर्ट रेंज फोर्सेस के कंसेप्ट में आती है। फिर ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन इसलिए से नेचर है क्योंकि अभी पीछे मैं बता के आया हूं कि कूलम वाली फोर्स ग्रेविटी की फोर्स से 10 रेज पर 36 टाइम स्ट्रॉन्गर थी। तो ये वाली फोर्स उससे भी ज्यादा तगड़ी होगी तो रिपल्शन को काबू करेगी ना। तो इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन से भी ताकत वाली है। तो 100 टाइम्स ज्यादा ताकतवर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, और 10 रेज़ पर 38 टाइम स्ट्रॉन्गर हो जाएगी किससे? ग्रेविटी से। तो ये रेशियो आपके नीचे लिखी हुई है, समझ सकते हैं आप यहां से बड़ी आसानी से कि अगर ग्रेविटी की फोर्स 1 कंसीडर करोगे तो कूलम वाली फोर्स 10 रेज़ पर 36 है, और आपके पास जो न्यूक्लियर वाली फोर्स है वो 10 रेज़ पर 38 है। अच्छा, तो आपके पास न्यूक्लियर फोर्सेस बुनियादी तौर पे तो अट्रैक्टिव फोर्स है, मगर इसका एक जगह आके ये रिपल्सिव भी हो जाती है, ये वो भी स्टेबिलिटी के साथ उसका गर्ज है। आप इस ग्राफ को देख रहे हो, अभी मैं इसको भी समझाता हूं। तो न्यूक्लियर फोर्सेस अट्रैक्टिव हैं जब डिस्टेंस आपका तकरीबन न्यूक्लियस के साइज का होगा।
यानी अगर आप डिस्टेंस को यानी उसको बांध के रखने वाली होगी, तो अगर आप डिस्टेंस कम करते जाओ तो आपके पास एक मखसूस डिस्टेंस के यानी अट्रैक्टिव रहेगी। उसके बाद जब डिस्टेंस मजीद कम करोगे तो जैसे 0.5 10 पर -15 फर्मी से, तो क्या होगा कि ये सडनली रिपल्सिव हो जाएगी। वजह क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्स न्यूक्लियस को कोलैप्स होने से अब बचा रही है कि वो इतनी अट्रैक्टिव हो जाए कि एक ही पॉइंट तक मुर्तकिज ना हो जाए, तो उसको उसको यानी एक स्टेबल रखने के लिए वो फिर रिपल्सिव उस पॉइंट पे बिहेव करना शुरू कर देती है। तो ये एक डिफरेंट बिहेवियर है दूसरी फोर्सेस के लिहाज से। फिर सेंट्रल फोर्स नहीं है, नॉन सेंट्रल फोर्स में शुमार होता है, यानी दो न्यूक्लियन के बीच में जो लाइन होती है उनके सेंटर पे एक्ट नहीं कर रही होती, तो इसलिए इसे नॉन सेंट्रल फोर्स कहते हैं। नॉन सेंट्रल फोर्स होगी तो इनवर्स के लॉ को ओबे नहीं करेगी, जैसे ग्रेविटी की फोर्स करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करती है। तो ये आपके पास यानी बहुत तेजी से जीरो हो जाती है जैसे ही आप इनवर्स के लॉ को फॉलो करना शुरू करते हैं। तो ये एक डिफरेंट बिहेवियर है उन दोनों फोर्सेस के लिहाज से। फिर न्यूक्लियर फोर्सेस चार्ज इंडिपेंडेंट है, यानी आपके पास चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करती। अब इसके अंदर न्यूक्लियन जो है, इसका मतलब जो चार्ज इंटरेक्ट कर रहे हैं न्यूक्लियन, वो ऑलमोस्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड आएगा। यानी प्रोटॉन प्रोटॉन पे देखो, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे देखो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे देखो, तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हर एक के लिए सेम आ रहा है, उनके चार्ज पे मैटर नहीं कर रहा। तो ये बात नीचे मैंने लिख दी कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है न्यूक्लियस के बीच में, जैसे आप कह सकते हो 3 न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, तो इसका ना न्यूक्लियन आपस में इस तरह की फोर्सेस एक्सर्ट कर रहे हैं, तो ये एक्सपेरिमेंटली पता चलता है कि सबके लिए ऑलमोस्ट सेम मैग्नीट्यूड आ रहा होता है। फिर न्यूक्लियर फोर्सेस स्पिन डिपेंडेंट है। अब ये क्या मामला है कि जनाब के जो दो न्यूक्लियन जिनके पैरेलल स्पिन होगी वहां पे ये स्ट्रॉन्गर होगी, वहां पे ये दो उनके ऊपर ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स लगेगी, बजाय उनके जो दो न्यूक्लियन एंटी पैरेलल स्पिन वाले हैं वहां पे इसकी मिकदार, इसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। तो इसका नहीं, ये स्पिन पे डिपेंड कर रही है। फिर आपके पास ये एक्सचेंज फोर्स है, मतलब कि न्यूक्लियर फोर्स एक एक्सचेंज कैरेक्टरिस्टिक्स रखती है। क्या मतलब कि आपके पास ये तब लागू हो जाती है जैसे एक्सचेंज पाइऑन होता है न्यूक्लियन के बीच में, कि पाई मिजान आपके पास जब एक्सचेंज होंगे तो वहां पे भी ये एग्जिस्ट करेगी, उन पे भी ये लगेगी। फिर न्यूक्लियर फोर्स सैचुरेटेड फोर्स है, यानी सैचुरेटेड करैक्टर रखती है। मतलब क्या कि एक मखसूस जगह के बाद जाके इसकी वैल्यू नहीं बदलती। कैसे? कि हम जानते हैं जो न्यूक्लियन न्यूक्लियस के अंदर है उन पे क्या लग रही है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रही है, यानी बाकी जैसे सारे न्यूक्लियन पे भी लग रही है। तो ये उसके यानी आपके पास ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे नियरेस्ट नेबर्स न्यूक्लियन पे, ठीक है। तो इसका मतलब जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो कांस्टेंट हो जाती है जब मास नंबर ए इज ग्रेटर देन 4 हो जाता है, यानी हर न्यूक्लियन के लिए वो ऑलमोस्ट सेम वैल्यू हो जाती है, तो वो बढ़ती नहीं है न्यूक्लियर डायमेंशन के साथ। तो आपके पास से पता चलता है कि न्यूक्लियर फोर्स क्या है, सैचुरेट है। एक दफा न्यूक्लियन फॉर्म कर गया, बन गया, जो उसका बॉन्ड हो गया, तो ये फिर फर्दर एडिशन ऑफ न्यूक्लियन को क्या करती है, इग्नोर करती है। तो ये जनाब हमारे पास आपका टॉपिक था। आपने देखा कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। कल हम इसकी बुनियादी थ्योरी देखेंगे, युकावा थ्योरी के तहत देखेंगे कैसे न्यूक्लियर फोर्सेस को एक्सप्लेन किया गया। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।